सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगेट शाला। सो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा अभी? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे से कवर किया और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस लिया, 2-3 क्वेश्चन, जिससे हमने ट्राई किया कि हम बेस्ट वे में कैसे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। दैट मीन्स हम लोग किसी भी एक फंक्शन को विच इज इन टर्म्स ऑफ एस, हाउ कैन वी टेक इट बैक टू द टाइम डोमेन, है कि नहीं। सो एस डोमेन से टाइम डोमेन में कैसे लेके जाते हैं, वही तो बेसिकली होता है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमने वो देखा, कुछ क्वेश्चंस लिया, हमने अच्छे से समझा, है ना। लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसको मैंने आपको 2 मेथड से कराया, है ना। तो अब फिर आपको ये देखना रहेगा कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल करोगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बट अगर मैं बात करूँ कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है ना तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सोचना पड़ जाता है उसमें। बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी चाहिए। बट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा मतलब ब्रेन का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है ना। आपने देखा होगा जब मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन करवाया था तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इतना कुछ नहीं था, मतलब, है ना, थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे सीधा बेस था। बट जब मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कराया तो आपने देखा कि उसमें क्या था, आपका अच्छा खासा मतलब ब्रेन का यूटिलाइजेशन हो रहा था उसमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, है कि नहीं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो चलो, ये तो रही पिछले लेक्चर की बात। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में जो हमारा हेडिंग बनेगा वो है, राइट डाउन, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं अपन, ठीक है, अब थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया था ना, जब चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन बताया था, है कि नहीं। तो उसमें से मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताया था, क्लियर है। उसमें से मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताया था। तो जिसमें से एक एप्लीकेशन क्या था कि वो टाइम डोमेन से आपका एस डोमेन में लेके जाता है ना। दैट मींस एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, अलजेब्रा इक्वेशन में लेकर जाता है। चलो ठीक है, मतलब टाइम डोमेन से एस डोमेन में लेके जाता है, चलो ठीक है। एक हमने देखा था कन्वोल्यूशन का केस था, तो कन्वोल्यूशन भी हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, खत्म नहीं हुआ ये अभी। जब मैं सिग्नल्स सिस्टम में लैप्लास कराऊंगा तब जाके आपका लैप्लास खत्म होगा। तो अभी मैं बस मैथ्स में आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट मैं बाकी सब्जेक्ट में जहां भी लैप्लास का यूज होगा तो मैं इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, है ना। मैं एकदम फटाफट कराऊंगा, फिर तब मैं आपको नहीं समझाऊंगा वहां पे। तो अब एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो, है ना, आपको मैंने शायद 3rd पॉइंट लिखवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। दैट शुड बी योर 3rd पॉइंट, हाँ 3rd पॉइंट ही होगा शायद आपका। तो वहां पे मैंने आपको लिखवाया था कि एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है ना। अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल, है ना, इन जनरल, तो आप क्या करते हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको सॉल्व करते हो, है ना। आप क्या करते हो, उसको सॉल्व करते हो। आपको क्या मिलता है सॉल्व करने के बाद, एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है ना। क्या मिलता है, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, इस जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, पुट इनिशियल वैल्यूज, है ना। आप क्या करते हो, इनिशियल वैल्यू पुट करते हो एंड उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, जब आपको लैप्लास का नॉलेज नहीं है तब ये वाला जनरल मेथड होता है ना। अगर आप किसी 12th के स्टूडेंट को अगर आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दोगे और उसको बोलोगे कि मेरे को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो वो ये फॉलो करेगा, है ना, क्लास 12। तो जो 12 का जो स्टूडेंट है ना वो इसको फॉलो करेगा, ठीक है। आप तो इंजीनियर हो तो आपको तो डेफिनेटली एक जो 12 का स्टूडेंट है उससे ज्यादा नॉलेज है। तो आप क्या करोगे, देखो आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए, फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। ये किसके लिए है, इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। ये इंजीनियर्स के लिए है। इंजीनियर्स क्या करेंगे, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या करेंगे, सीधा लैप्लास अप्लाई करेंगे, है ना, और सीधा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन सीधा निकाल देंगे, ठीक है।
और इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे, इनिशियल वैल्यू तो यूज करना ही पड़ेगा ना, इनिशियल वैल्यूज। ऐसा थोड़ी है कि इनिशियल वैल्यूज यूज नहीं करेगा, है ना। लैप्लास को, अरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को थोड़ी पता है कि इनिशियल इस फंक्शन में क्या हो रहा है ना, तो वो तो अपना इनिशियल वैल्यू तो यूज करेगा ही। तो फिर अभी आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, है ना, मैं बताता हूं डाउट क्या आ रहा होगा। सर इनिशियल वैल्यूज तो इसमें भी यूज हो रहा है ना, और इनिशियल वैल्यूज तो इसमें भी यूज हो रहा है, तो लैप्लास ने क्या किया। आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है, मतलब अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे, अगर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा काम करता है तो ये डाउट आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसे मतलब बातें आती हैं तो मतलब आप थोड़ा एक्स्ट्रा हो, मतलब नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से, ठीक है। तो देखो इसमें फायदा, इसमें आपको क्या फायदा हुआ, इसमें ना आपका स्टेप रिडक्शन हो गया, है ना, इसमें आपका क्या हो गया, स्टेप रिडक्शन हो गया। इससे आपको क्या फायदा मिला, इससे आपको क्या फायदा मिला, देखो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं एकदम, ठीक है। मान लो कि आप एक प्रोग्राम करते हो, है ना, आप एक प्रोग्राम करते हो जिसमें आप कोडिंग करते हो, है ना, कोई भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हो, जिसमें आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बताया, मतलब, है ना, यू हैव ट्रेन द कंप्यूटर टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। सुन लो, सब लोग ये सब बात नहीं करते हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बोला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या किया, सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर को ट्रेन कर दिया। अब कंप्यूटर का तो अपना दिमाग नहीं होता है ना, आप जो भी उसके साथ जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करोगे, जितना आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो उतना ही परफॉर्म कर पाएगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लेगा, उसको सॉल्व करेगा, जो भी एल्गोरिथम आपने प्रोवाइड किया उसको सॉल्व करेगा, उसको एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, है कि नहीं। अब वो ये क्या करेगा पता है, जनरल सॉल्यूशन को अपने मेमोरी में स्टोर करेगा, है कि नहीं, वो अपने मेमोरी में क्या करेगा, स्टोर करेगा, और फिर इनिशियल वैल्यू को पुट करेगा एंड फिर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा। क्लियर। तो इससे हुआ क्या, इससे आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन टाइम, वो आपका इंक्रीज हो गया, भले ही वो मिली सेकेंड, भले ही वो माइक्रो सेकेंड में क्यों ना इंक्रीज हुआ हो, है ना। आपके लिए मिली सेकेंड या फिर मेरे लिए, हमारे लिए मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड बहुत कम है ना, हमको क्या ही फर्क पड़ता है यार, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड हमारे लिए सब बराबर है। बट जब आप टेक्निकल फील्ड में उतरते हो ना, इंजीनियरिंग या फिर कोई भी उसके एप्लीकेशन में जब उतरते हो ना, तो माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड क्या, नैनो सेकेंड तक भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा आपका, वो मेमोरी लेगा, एक तो स्पेस उसने एक्स्ट्रा लिया, है ना, स्पेस उसने क्या लिया, इस जनरल सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए लिया, तो उसके लिए अलग एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, और फिर उसने इनिशियल वैल्यूज भी कहीं पे स्टोर किया होगा। तो देख रहे हो ना, ओवरऑल क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ जा रहा है उसके लिए। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उसका जो इंप्लीमेंटेशन टाइम हो रहा है वो भी बढ़ जा रहा है। तो अब अगर आप उसको इस तरीके से ट्रेन करते हो कि भाई देखो, जब मैं तुमको आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो, देखो हाँ, कंप्यूटर से आप कैसे बात करोगे कि मैं तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दूंगा, तुमको लैप्लास अप्लाई करना है, मेरे को सीधा पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहा है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन दोगे, है ना, वो आपका तुरंत लैप्लास अप्लाई करेगा, और जब लैप्लास अप्लाई करेगा ना, उसी स्टेप में वो इनिशियल वैल्यू को भी पुट कर देगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको एक्स्ट्रा से जनरल सॉल्यूशन कहीं पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो आपका क्या बच गया, आपका जो इंप्लीमेंटेशन टाइम है वो भी घट गया, और आपका जो एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोरेज जो हो रहा था, चाहे वो केबी में हो, चाहे वो बाइट्स में हो, चाहे वो बिट्स में हो, किसी में भी हो, मैं उतना डेप्थ लेवल पे नहीं जा रहा, है ना, मैं उतना डीप में बात नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपका मेमोरी सेव हो जाएगा। क्योंकि जनरली जब आप कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन करते हो तो आप एक इंस्ट्रक्शन को कभी नहीं देते हो। एक पावरफुल कंप्यूटर, अगर मैं बात करूँ, एक पावरफुल कंप्यूटर कैन हैंडल, मतलब इट कैन हैंडल थाउजेंड्स एंड 10,000s एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, है कि नहीं, जितना पावरफुल वो कंप्यूटर होगा। तो उससे क्या किया उसने, मेमोरी को भी बचा लिया, और क्या किया, आपका टाइम को भी सेव कर लिया। एंड सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल टू यू एज वेल। आप भी मान लो, आप कंप्यूटर को छोड़ दो, आप भी अगर करोगे तो आपके लिए देखो 3 स्टेप हो जा रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्टेप हो जा रहा है। तो दैट मीन्स जो सेकंड स्टेप, जो फर्स्ट से सेकंड स्टेप जो आप गए हो ना, वहीं पे आप इनिशियल वैल्यू भी पुट कर देते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप आप सॉल्व करते हो, एंड सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में आप इनिशियल वैल्यूज को पुट करते हो, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इससे पहले आपने या तो किसी से ऐसा सीखा होगा या फिर सीखने वाले भी हो कुछ टाइम तक, मेरे को ऐसा लगता है। मैं एकदम अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर मान लो किसी को अगर समझ में नहीं आया, फिर भी किसी को दिमाग में लग रहा है कि यार कुछ तो मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है ना, ऐसे यार सब स्टूडेंट तो बराबर नहीं होते। तो अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो एग्जाम्पल में कराऊंगा, तब तो 110% श्योर हूं मैं क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो ये था हमारा, ओके, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। ये मैंने बताया, देखो जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, हमेशा मैं 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ हमेशा, ठीक है, व्हाई एंड हाउ।
ठीक है, मैं हमेशा ये चीज़ पे फोकस करता हूँ। मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, अगर खुद भी मैं कुछ भी पढ़ता हूँ ना, भले वो टेक्निकल फील्ड हो या नॉन टेक्निकल फील्ड हो, तो मैं हमेशा दो चीज़ पे फोकस करता हूँ, वाई एंड हाउ, है ना। हाउ क्या करता है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग बनाता है, हाउ समझ में है ना, HOW, वो आपको क्या करता है, टेक्निकली स्ट्रांग बनाता है। वाई से क्या होता है, वाई आप में वो इंटरेस्ट को लाता है, क्योंकि मान लो कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको उसका मतलब ही पता नहीं है, तो यार आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि इंजीनियरिंग इज बोरिंग, है कि नहीं। लेकिन जब आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो आपको खुद फील होने लगता है कि इंजीनियरिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो आज तक जो आप इंजीनियरिंग में आप बोरिंग बोल रहे थे उसको, वो आप उसको बोरिंग इसलिए बोल रहे थे बिकॉज आपके टीचर्स बोरिंग थे, है ना। आपका माइंडसेट का भी बोरिंग नहीं था, जस्ट बिकॉज आपको अच्छा गाइड नहीं मिला, आपको अच्छा मेंटर नहीं मिला, आपको अच्छे टीचर प्रोफेसर जो भी बोलो वो नहीं मिले, इसीलिए आप बोलते हो कि इंजीनियरिंग बोरिंग है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब आता है, मतलब किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। तो मैं एल्गोरिथम बता देता हूँ, बेसिक एल्गोरिथम में बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका एल्गोरिथम, तो उसमें स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1 लिखो, मैं लिखूंगा नहीं, है ना, मैं लिखूंगा नहीं पूरा बोर्ड में, मैं बोल रहा हूँ, आप डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, आप एक बार में लिख लेना उसको, और अगर नहीं लिख पाए तो आप मतलब वीडियो को फिर से पीछे लेके जाना एंड फिर आप उसको लिख लेना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना, अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। यूज द गिवन इनिशियल वैल्यूज टू फाइंड एन एक्सप्रेशन, यूज द गिवन इनिशियल वैल्यूज टू फाइंड एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, फुल स्टॉप। यूज इनिशियल वैल्यूज, है ना, यूज इनिशियल वैल्यूज टू फाइंड एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी बस आप लिखते रहो, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हर एक स्टेप क्या मीन करता था, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो सेकेंड पॉइंट में लिखो, फाइंड द रेस्पेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस। मैंने क्या बोला, फाइंड द रेस्पेक्टिव फंक्शन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप समझ रहे हो, मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लिख रहे हो, समझ जाओगे अभी थोड़ा देर में, है ना। आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप बिना समझे आगे बढ़ते हो, मैं मेक श्योर करता हूं कि आप सब क्लियर हो जाए आपका। तो सेकेंड पॉइंट क्या कराया मैंने, सेकेंड पॉइंट क्या कराया, फाइंड द रेस्पेक्टिव क्वांटिटी और व्हाटएवर जो मैंने लिखा है, फाइंड द रेस्पेक्टिव फंक्शन लिखा होगा ना, फाइंड द रेस्पेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस, क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखो, अप्लाई इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म टू फाइंड द सॉल्यूशन, अप्लाई इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म टू फाइंड द सॉल्यूशन, क्लियर। चलो, तो ये एल्गोरिथम किसके लिए बताया मैंने, ये एल्गोरिथम मैंने बताया जब भी कभी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा, तो आप ऐसे जाओगे, क्लियर, समझ में आया। चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, अब आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन, तो पता है ये सब का आप एप्लीकेशन कहां पे देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंशियल इक्वेशन ना, मैं बता देता हूँ, जब बात कर रहा था बता देता हूँ। जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ोगे, है ना, नेटवर्क थ्योरी क्या होता है, कई बार हमको टाइम डोमेन में हमको एनालिसिस करने में कभी दिक्कतें आती है, बहुत बार आती है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे। तो हम क्या करते हैं ना, वी स्विच टू द एस डोमेन, है ना, फिर हम एस डोमेन में जाके फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम फिल्टर वगैरह के बारे में बात करते हैं ना। तो एक्चुअल में क्या होता है पता है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये आपके लिए समझना एज एन इंजीनियर इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। बिकॉज बहुत लोगों को टाइम डोमेन क्या होता है, एस डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब क्या होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। भले ही आप उनको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दो ना, तो वो आपको टाइम डोमेन से एस डोमेन में भी करके बता देंगे, एस से टाइम डोमेन में भी करके बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है एंड क्यों होता है वो उनको पता नहीं होता है ना। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपका कोई फ्रेंड होगा, आपको लगता होगा कि उसको बहुत कुछ आता है, आप उसको अप्रोच करो, उसको पूछो कि भाई मेरे को बताओ कि ये टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन, एक मेरे को एप्लीकेशन बता दो, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमारे सराउंडिंग जो है ना, हमारा सराउंडिंग, उसमें ही उसका एप्लीकेशन दिख जाएगा आपको। मैं बताऊंगा ना जब मैं टाइम डोमेन, एस डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में पर्टिकुलरली जब मैं बात करूंगा,
तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो सराउंडिंग होता है ना, उसी में ऐसा बहुत कुछ है। मतलब इवन जो मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे भी एक सीन देख सकता हूँ कि जहाँ पे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं रिलेट कर पाऊँ। मेरे सराउंडिंग में, इस रूम में, ये जो स्टूडियो मैंने बनाया है, उस स्टूडियो के अंदर ही टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहूँ तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अगर आप मेरे को रास्ते में भी मिलते हो ना, तो भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखा दूंगा कि कहाँ क्यों आपको टाइम डोमेन से एस डोमेन पे जाना आपके लिए जरूरी है ना। तो ये सब बातें होती है जब आपको समझ में आता है, और जब समझ में आता है तभी आपको इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग लगता है। समझ में आया ना, जब आप समझोगे ना वो सब चीज, तब आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चलो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो मुझे को याद रहता नहीं है, तो मैं इसलिए नोट कर लेता हूँ, है ना। तो आप सोचते होगे कि सर यार कागज देख के क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन कौन याद रखता है ना, मेरे को क्वेश्चन थोड़ी याद रहता है मुझे। आपको ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं गिवन बोल के लिख दे रहा हूं। ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस y डैश, है ना, माइनस ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 0। और क्या दिया गया है, ऑल्सो आपको क्या दिया गया है, y ऑफ 0, है ना, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू 6। फाइंड f ऑफ t, फाइंड f ऑफ t बोला गया। ठीक है, चलो, है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा देखोगे आप, मैं हमेशा कंसेप्ट को अच्छे से समझाता हूँ, पूरा टाइम लेता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। उससे क्या होता है ना कि जो आप सीखते हो और कहाँ पे उसको कैसे अप्लाई करना है, दोनों ना आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आप उसको कितना लंबा टाइम तक याद रख पाते हो, आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, आप कितना रिविजन कर रहे हो, वो तो टोटली आप पे है। मैं कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट को मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि तुम इतना रिवाइज करो, उतना नहीं करो, वो आपके ऊपर में है ना। बहुत स्टूडेंट एक बार पढ़ के 3 महीना तक याद रख सकते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ के बस मैक्सिमम 10 डेज या 15 डेज तक याद रख पाते हैं। तो आपको खुद पता होगा, है ना, आप मेरे सामने तो हो नहीं, आप तो बिहाइंड द मतलब कैमरा हो ना, तो आपको पता होगा कि आपका मेमोरी पावर कितना ज़्यादा है, तो आप अकॉर्डिंगली रिवाइज करो, है ना। बट मैं एक चीज़ का आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, दैट इज फर्स्ट क्लास। मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप एक काम करो, अगर आपको ऐसा लग सकता है ना कि क्या पता मैं ही मतलब फेंक रहा हूँ, क्या पता, ऐसा हो सकता है ना, आप सोच सकते हो ऐसा, तो आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप पढ़ो, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओ, आप पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में, इतना टाइम लेके कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये बात मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन हमको मिलता है, हमको बोला गया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले अगर आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हर एक चीज़ ये मीन क्या करता है। ठीक है, एक चीज़ तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी लिखते हैं, है ना। इन जनरल मैथमेटिक्स में y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स जो भी होता है, हम लोग उसको y से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब क्यों करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, बिकॉज देखो, ये अगर मैं बोलूँ कि ये कार्टेशियन सिस्टम है, अगर मैं बोलूँ कि ये t है, तो ये क्या है, y है कि नहीं। तो अगर आप t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। तो t इक्वल्स टू अगर t1 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, है कि नहीं। ये पॉइंट लेट्स से कुछ भी हो ये, तो इसीलिए आप बोलते हो y इज अ फंक्शन ऑफ t। क्लियर? इसलिए आप बोलते हो y इज अ फंक्शन ऑफ t। चलो ठीक है, ऐसी बात कर दिया, ये तो करना नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी मैंने कर दिया, चलो, है ना। और एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जब y डैश आप लिखते हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, d बाई डी टी ऑफ y। y डैश का मतलब क्या होता है पता है, सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे ट्रिपल डैश कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा पता है, क्यूब, है ना, डी क्यूब वाई बाई डी टी। ठीक है, तो अभी आपको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब आप ट्राई कर सकते हो, अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व करो, आप ट्राई करो ना, एटलीस्ट ट्राई करो। नहीं बनता है कोई बात नहीं है, आप ट्राई करो। ट्राई करने के लिए क्या करो, जो भी मैंने एल्गोरिथम में लिखाया था ना, एक स्टेप को पढ़ो, उसको अप्लाई करो, दूसरे स्टेप को पढ़ो, उसको अप्लाई करो, थर्ड स्टेप में तो आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ अभी। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, देखो।
ठीक है। सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ओके, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, देखो ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा था, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड्स, फुल स्टॉप। यूज क्या लिखा था मैंने, यूज क्या होगा, यूज इनिशियल वैल्यूज, यूज द इनिशियल वैल्यूज, ओके, एंड फाइंड द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यही है। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब याद करो, अब मैंने आपको बताया था कि अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस होता है ना, तो एफ डैश टी का कितना हो जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अगर मैं बोलूं कि एफ डबल डैश टी का कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, एस एफ एस सॉरी एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, है कि नहीं। उसी तरीके से आप ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको कराया था डेरिवेटिव में, अपना कॉपी चेक करो, मैंने लिखवाया था आपको, है ना। एंड डेरिवेटिव के लिए आप कैसे लिखते हो, मैंने आपको लिखवाया था। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, वाई क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन की बात करो अगर मैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिखूंगा एस क्यूब, है कि नहीं, एस क्यूब वाई ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस एस टू द पावर वन वाई डैश जीरो, है ना, माइनस वाई ऑफ डबल डैश जीरो। क्लियर, ये मैं लिख सकता हूँ। ये किसके लिए लिखा मैंने, ये पहले टर्म के लिए लिखा, वो जो उतना लिखा है ना, ये मैं पहले टर्म के लिए लिखा। प्लस सेकेंड वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, अभी देखो अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं, प्लस टू, है ना, प्लस टू, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस टू द पावर वन वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो। क्लियर हो जाएगा, है ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने किसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा, सेकंड डेरिवेटिव के लिए। क्लियर है एकदम, देखो कंपेयर कर लो ना, यहाँ से सेम ही तो है। अगर मैं थर्ड वाले के लिए लिखूँ, ये मेरा हो गया, अब मैं थर्ड वाले के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ ये लंबा हो गया ना, तो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ माइनस वाई डैश, इसके लिए आप क्या लिखोगे, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। क्लियर, वाई एस है ना, तो वाई एस लिखो यहाँ पे, है ना, वाई एस लिखो यहाँ पे, वाई में है तो वाई एस लिखो, एफ है तो एफ, कुछ भी लिखो यार, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, वाई एस लिखो, ठीक है। माइनस टू ऑफ वाई, तो माइनस आप क्या लिखोगे, टू, है ना। ये y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, y मतलब क्या है, f ऑफ t है, f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, f ऑफ s होता है, तो y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ys हो जाएगा। तो क्या बोला मैं, y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू हाउ मच, ys, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस टू ys, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जीरो ही होगा, है कि नहीं। जीरो का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप आप समझ गए, मैंने क्या बोला था फर्स्ट स्टेप में, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, अप्लाई किया, यूजिंग इनिशियल कंडीशन फाइंड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अब कैसे आता है अभी यहाँ पे, देखो ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इम्प्लाइज दैट, तो देखो अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा एस क्यूब वाई एस, ठीक है, एस क्यूब में क्या बोला, वाई एस, ठीक है। चलो वाई ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो है, वाई डैश जीरो का वैल्यू कितना है, वो भी जीरो है, और वाई डबल डैश जीरो का वैल्यू कितना है, सिक्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस सिक्स, है ना, क्योंकि ये दोनों टर्म तो जीरो है ना, ये और ये तो जीरो हो गए। चलो प्लस टू, अगर मैं बोलूं यहां पे क्या होगा, तो एस स्क्वायर वाई एस, है ना, और ये बाकी सारे तो जीरो हो गए, तो ये जीरो ही हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बोलूं, है ना, इसके बारे में, तो ये कितना हो जाएगा, एस वाई एस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस टू वाई एस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, एकदम सिंपल हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक साथ ले आऊं सबको, तो क्या हो जाएगा, देखो एस क्यूब वाई एस, ठीक है, प्लस टू एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई एस माइनस टू वाई एस, ठीक है, और क्या आएगा, ये माइनस सिक्स आएगा, ठीक है, माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू सिक्स लिख दो, ठीक है। ये जो माइनस सिक्स है उस तरफ चला जाएगा तो सिक्स हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वाई एस एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू
दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि YS मेरा कितना हो जाएगा, अब तो आप समझ ही गए होगे। अब YS आ गया ना आपका, तो देखो मैं सेकंड स्टेप क्या लिखाया था आपको, सेकंड स्टेप में लिखाया था कि फाइंड द फंक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ S। तो देखो फाइंड दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ S, तो आ गया ना इन टर्म्स ऑफ S। देखो आ गया ना इन टर्म्स ऑफ S, आया कि नहीं? क्लियर हो गया? चलो, तो मेरे को ये मिला, ठीक है, y ऑफ S इक्वल्स टू ये मिला। ओके, तो अब मैं मिटा दे रहा हूं इसको, है ना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी। चलो ठीक है, तो मेरे को क्या मिला, y ऑफ S इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। तो अगर मैं अब मेरे को इसको फैक्टराइज कर, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, YS मिल गया। थर्ड स्टेप मैंने क्या लिखा था, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको मैंने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी समझाया, तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है पता है, अभी आओ ना, आपको इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है ना। क्या करना है आपको, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना होगा। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना कौन सा बात है, अब देखो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं S का वैल्यू 1 लूँ, हाँ, तो 1 + 2 - 1 - 2, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना। 1 क्या है, उसका फैक्टर है S³ + 2s² - s - 2। तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो S - 1, और अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, S³ + 2s², है ना, -s - 2। तो ये S - 1 है, ठीक है। तो ये मैं नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है, ये आपको पता होगा, आपको इसको क्या करना है, डिवीजन करना है, आपको फैक्टराइज करना है, तो मैं कर देता हूँ यार, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब पता नहीं आपको ये डिवीजन करना, पोलिनोमियल डिवीजन है यार, अगर ये नहीं आता है ना, मैं फिर से बोलूंगा, एक बार कंसीडर करो और इंजीनियरिंग को फिर से अब सोचो। हाँ, इंजीनियरिंग फिर छोड़ दो अगर ये वाला आपको डिवीजन करना नहीं आता है। क्लास 7-8 के बच्चे करते हैं ऐसा पोलिनोमियल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, S³ - 2s², ओके, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4s² - s, अब करो प्लस 4s, तो कितना हो जाएगा, 4s²। मैं नहीं समझाऊंगा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए करो। 4s² हो जाएगा -4s, ओके, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4s - s 3s -2, तो +3 से करो आप, है ना, 3s - 3 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे, चेक इट वंस। 4s² माइनस, एक बार चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सब तो माइनस ही है। एक बार चेक कर लो, हाँ, कहीं पे गड़बड़ हो, क्योंकि रिमाइंडर तो नहीं आना चाहिए ना इसका, उसको तो प्रॉपर फैक्टराइज होना पड़ेगा, अदरवाइज आप लैप्लास नहीं निकाल पाओगे ना। तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, S³ YS - S² y of 0 - s y दिस हो गया, ओके। अपने को y of 0 y dash 0 क्या दिया था, 0 दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, x³ YS - 6 सही है, +2 S² YS सही है, माइनस SYS - 0, SYS - 0 मतलब माइनस SYS सही है, -2YS वो भी सही है, तो S³ + 2s² - s - 2 = 6 हो जाएगा, तो 6/this1 हो जाएगा, तो 1 इज अ फैक्टर, तो s - 1 से आप डिवाइड करो, s² से करोगे तो कितना हो जाएगा, x³ - s²। अच्छा गड़बड़ हो गया ना, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये -s² होगा ना, तो इसलिए मैं बोला, ठीक है, इसीलिए मैं बोला यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, देखो, ठीक है। तो मैं फिर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं फिर से कर देता हूँ इसको, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, s² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3s² - s, तो आप +3 करो तो कितना हो जाएगा, 3s² - 3s, है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो 2s - 2 + 2, दिस इज 3s, है ना, तो 2s - 2, ओके। तो मेरे को क्या मिला, है ना, मेरे को क्या मिला इससे, देखो, तो मैं लिख सकता हूँ y ऑफ s इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय s - 1 इंटू s² प्लस 3s प्लस 2, है ना। मैं क्यों किया समझ में आया ना, मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट कैसे बोल दूं यार, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो कोई भी नहीं बोल पाएगा, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, अभी उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो मैंने फैक्टराइज किया उसको, चलो ठीक है, मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, अब मेरे को ये मिला, अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, 6/s - 1 है कि नहीं, इसको मैं क्या लिखूंगा,
s+1 और s+2, ठीक है कि नहीं। अब ये आपको मिल गया। अब आप क्या करना है आपको, अब इसके बाद आप करोगे, ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप करोगे, डू इट योरसेल्फ, DIY। अब आप क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, है ना। इसको क्या करोगे आप, इसको आप कैसे लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू a/s-1 प्लस b/s+1 प्लस c/s+2। समझ में आया कि नहीं। आप ऐसे लिखोगे, फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे एंड देन यू विल फाइंड द आंसर। ओके, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा पता है, अगर मैं बोलूं कि y ऑफ t फाइनली, तो मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आप ये खुद करोगे, मैं ये नहीं करा के दूंगा। ओके, मैं आंसर लिख दे रहा हूं आपको, आपके उसके लिए e⁻t - 3 e⁻t प्लस 2 e⁻²t, ठीक है, e⁻t - 3 e⁻t प्लस 2 इंटू e⁻²t, ठीक है। तो मैं क्या बोला, मैंने पहले y ऑफ s निकाला, ओके, उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेकर गया। क्यों लेकर गया, सो दैट मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकूं। वंस मेरे को a, b और c का वैल्यू अगर मिल गया है कि नहीं, a, b और c का वैल्यू मिल गया, उसके बाद इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो मेरे को पता है ना, s-1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s-1 का e⁻1t, इसका क्या हो जाएगा e⁻−1t, इसका क्या हो जाएगा e⁻−2t, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कराऊंगा, है नहीं, ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा दिया है। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब आपको समझ में आया पहला स्टेप क्या था, आपने क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड तो 0 है तो 0 ही आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आया वो आपने लिख दिया। आपने क्या किया, इनिशियल कंडीशन को ही पुट किया, तो आपको फर्स्ट स्टेप इज ओवर। उसके बाद आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया एंड यू फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ s। सेकंड स्टेप इज डन। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, y ऑफ s को ऐसे लिखा एंड फाइनली आपको y ऑफ t मिल गया। ये कैसे मिल गया, यूजिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो पॉज करके, ये आपका काम है, ये आप खुद सॉल्व करो। ओके, सब कुछ अगर मैं सॉल्व कर दिया तो फिर क्या कोई मतलब नहीं बनता ना, मैंने आंसर तो लिख ही दिया, आप निकालो और चेक कर लेना। मैंने तो आपको इतना अच्छा क्वेश्चन कराया ना, अगर आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर नहीं निकाल पाए फिर तो मतलब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो जबरदस्ती पढ़ने का क्या मतलब है फिर, ठीक है। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें आपको क्या दिया गया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था और उसको सॉल्व करने के लिए बोला था। अगर ऐसा हो जाए कि अगर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो, है ना, तो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दे देने से फिर क्या होगा, देखो आपको दिया हुआ है गिवन, है ना, dx/dt प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू t, ये दिया हुआ इक्वेशन, और दूसरा दिया हुआ है dy/dt प्लस 2x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो, है ना, ऑल्सो क्या दिया हुआ है, x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड x ऑफ t एंड y ऑफ t। चलो अब ये आप ट्राई करो, आपको सॉल्व करना है ना। तो लैप्लास में आप देखोगे ना, ये सब कोई नहीं कराता है, जितना मैंने आपको अभी तक लैप्लास कराया, बाकी क्या है अभी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम और यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब जिसको आप हेविसाइड फंक्शन बोलते हो, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, बस तो खत्म, उसका लैप्लास खत्म हो गया उसके बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ कोई नहीं कराता, बट मैं क्यों करा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको रीजन दूंगा, मैं जस्टिफाई करूंगा क्यों, है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत फाइनली ट्रेन करना चाहता हूँ, है ना, बहुत फाइनली ट्रेन करना चाहता हूँ मैं। तो देखो ऐसा करने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको पहले बता दूं, देखो उसको करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। जब ना आप, मैं अगर बोलूँ आपसे कि जब आप एक नेटवर्क एनालिसिस करते हो, है ना, आप बहुत बार एक नेटवर्क एनालिसिस जब करते हो, तो अगर आपको नेटवर्क थ्योरी का आइडिया है, तो आप क्या करते हो, केवीएल अप्लाई करते हो और केसीएल अप्लाई करते हो। बेसिकली आप यही दो अप्लाई करते हो, है कि नहीं, और यही दो है तो और क्या अप्लाई करोगे, तो केसीएल केवीएल आप अप्लाई करते हो। तो कई बार आप उसमें क्या करते हो कि जो नेटवर्क है आप उसको टाइम डोमेन से सीधा शिफ्ट कर देते हो कि इसमें लैप्लास डोमेन में, मतलब एस डोमेन में शिफ्ट कर देते हो, और फिर आप अपना कैलकुलेशन करते हो, है ना। तो जब मैं नेटवर्क थ्योरी कराऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा,
और जब मैं कंट्रोल सिस्टम जब कराऊंगा तो भी मैं आपको कराऊंगा, जब मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एनालॉजीज बताऊंगा आपको तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में। तो ये बात मैंने उन लोगों के लिए किया जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा नेटवर्क थ्योरी में, तो उनको समझ में आ रहा होगा। जिनको समझ में नहीं आया तो आप मेरे बातों को इग्नोर करो पूरा। जिस दिन आप नेटवर्क थ्योरी में पहुंचोगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ये चीज़ क्यों पढ़ाया था, है ना। अब मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो जिस दिन आप ऐसा कुछ, ये तो मैथ्स का पार्ट है इसलिए आपको एक्स वाई दिख रहा है। जब आप नेटवर्क थ्योरी में डील करोगे ना तब यही पता है एक्स और वाई किस में बदल जाएगा, वोल्टेज और करंट में बदल जाएगा। ये जो 5 है वो आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, ये जो 2 है आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो इस तरीके का कुछ चीज़ होगा, है ना, इस तरीके का कुछ चीज़ होगा। तो फिर हम लोग देखेंगे तब कि कैसे होता है, क्या करना है ना। इसको, ये जो टी है इसको फोर्सिंग फंक्शन बोलते हैं, तो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसको फोर्सिंग फंक्शन बोलते हैं। तो अब क्या होता है तो पढ़ेंगे ना, जब पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या काम होता है फोर्सिंग फंक्शन का। ओके, तो चलो अभी तो हम लोग बस मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं बस उतना ही रखूंगा जितना मैथ्स के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो। अभी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एक्स में और वाई में, आपको एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी निकालना है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आधा करूंगा, उसके बाद से आपका काम होगा उसको सॉल्व करना। ओके, क्योंकि मैं बेकार का सॉल्यूशन बना के मतलब वीडियो को ऐसे लेंदी नहीं करना चाहता। जो मेरे को पता है कि एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, वो कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है, सिंपल है। इसमें भी देखो, पहले वाले केस में क्या था, एक इक्वेशन था। इस वाले केस में क्या है, 2 इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। तो दोनों में अप्लाई करो, एज सिंपल एज दैट। दोनों में अप्लाई करोगे तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। अभी मैं बोलूंगा तो आप नहीं समझोगे, मैं बोलता हूँ क्या, दोनों में बस अप्लाई करो, उसके बाद देखो कि कैसे सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है ना। तो जो एल्गोरिथम है वो सेम रहेगा, आपको दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। 2 इक्वेशन है तो दोनों में अप्लाई करना है। जो बाकी जो स्टेप्स है एकदम सेम टू सेम है, बस आपको फाइनली इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर आप सिंगल इक्वेशन आपको कोई देता है तो आप उसमें कैसे सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन है तो क्या सॉल्व करोगे उसमें, है कि नहीं। बट अगर कोई आपको 2 इक्वेशन देता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में अगर लैप्लास अप्लाई करूँ तो क्या होगा मेरा, देखो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो एक्स एक्सेस, है ना, माइनस एक्स ऑफ 0 माइनस 5 एक्सेस माइनस ट्वाइस वाई एस इज इक्वल टू, अब टी है वहां पे, अगर 0 है तो 0 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0 होगा। अगर टी है तो आप अपना कॉपी पलटो और देखो टी टू द पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर एन प्लस 1, है कि नहीं। तो अगर टी टू द पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एस स्क्वायर। सो ये लिख दो 1 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 1, क्लियर है। ये इक्वेशन 1 किससे आया, इस वाले इक्वेशन से आया। अब मैं अगर सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सेकंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो ये भी सेम हो जाएगा, एस वाई एस माइनस वाई ऑफ 0, है ना, प्लस 2 एक्स ऑफ एक्सेस प्लस 2 वाई एस, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया, क्लियर। अब देखो आपको ऑलरेडी ना इनिशियल कंडीशन दिया गया है, एक्स ऑफ 0 और वाई ऑफ 0 कितना है, 0 है, तो इसमें पुट कर दो। देयरफॉर एक्स ऑफ 0 0 है, इसका वैल्यू कितना है, 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, तो पुट कर दो तो कितना मिलेगा आपको, एस एक्सेस माइनस 5 एक्सेस, है ना, माइनस 2 वाई एस दैट इज इक्वल टू 1 बाय एस स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो एस वाई एस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस एक्सेस प्लस ट्वाइस वाई एस दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, अगर मैं बोलूँ कि इसी को, है ना, अगर मैं बोलूँ कि इसी को अगर मेरे को और सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, देखो इम्प्लाइज दैट, अगर मैं बोलूँ कि इस वाले को, है ना, इस वाले को मेरे को सिंप्लीफाई करना तो मैं क्या लिखूंगा, देखो एस माइनस 5 एक्सेस माइनस 2 वाई एस इज इक्वल टू 1 बाय एस स्क्वायर। तो जो स्टूडेंट स्मार्ट है वो समझ गए होंगे, इसके आगे क्या करना है वो खुद ही समझ गए होंगे। बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देखोगे, ठीक है। अगर मैं इस वाले को लिखूँ, है ना, मैं इस वाले को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो एस ट्वाइस एक्सेस, है ना, ट्वाइस एक्सेस, यहाँ पे एस वाई एस है और यहाँ पे 2 वाई एस है, तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस एस प्लस 2 वाई एस दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। देखो आपको 2 इक्वेशन फाइनली मिल गया ना, ये दोनों इक्वेशन। तो एक्सेस है वाई एस है, इधर भी क्या है, एक्सेस है वाई एस है,
तो यहाँ पे अननोन क्या है, एक्सेस अननोन, वाई एस अननोन है। यहाँ पे अननोन क्या है, एक्सेस अननोन, वाई एस अननोन। सो आपके पास बेसिकली क्या हुआ, 2 इक्वेशंस है ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन्स, आप सॉल्व कर लोगे। सो सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5x minus 6y equals to 2 and 7x minus 4y equals to 7, अगर मैं बोलूँ कि आपको इसको सॉल्व करना, तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप तो कुछ तो आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा कुछ तो आंसर आएगा इसका। तो सिमिलरली इसको भी आप सॉल्व करो इसी तरीके से। अब सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप इसमें क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, आप चाहो तो एलिमिनेशन यूज करो, आप चाहो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्मार्ट हो, आपको मैट्रिसेस का आइडिया है, तो आप क्रैमर्स रूल यूज करो, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए। आप कुछ भी सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से क्या होगा, अब मैं ऐसा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि मैं ऐसा कैलकुलेट करूंगा बेकार में और भी 15-20 मिनट लग जाएगा कैलकुलेशन करने में, तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, वो आपका पार्ट होगा कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है आगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है, एक्सेस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एस मिलेगा। अगर मैं y ऑफ एस की बात करूं, है ना, तो दिस विल बी अनदर फंक्शन, लेट्स से g ऑफ एस, है ना। ये क्या है, एक्सेस आपको क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ s मिलेगा। आप सॉल्व करोगे तो आपको y(s) क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ s मिलेगा। मैंने इसको gs बोला, इसको fs बोला, तो एक बार आपको fs मिल गया, एक बार आपको gs मिल गया। तो आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो, तो फिर आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या मिल जाएगा, x ऑफ t मिल जाएगा, है कि नहीं। और इसके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या मिल जाएगा, y ऑफ t मिल जाएगा। वही तो आपको निकालने के लिए बोला था ना। तो समझ में आया, क्लियर है मैं क्या बोला। इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से y(s) ले लो, फिर y(s) को इसमें पुट करो और आप सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। दिस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो, तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो बहुत प्यारा आंसर है, मतलब एकदम सिंपल सा आंसर है। तो डिपेंड करता है कि आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हो। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, एक्सेस और y(s) इन टर्म्स ऑफ s मिल जाएगा, आपको फिर xt और yt मिल जाएगा। कैसे, एक बार अगर ये मिल गया तो उसके बाद आप क्या करो, अगर पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़े तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, अगर कोई और टेक्निक का यूज पड़े तो आप वो भी करो। आपको तो सब कुछ सिखाया मैंने कि कैसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो आप अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया। अब आप सोचो, जब मैंने आप स्टार्टिंग में जब चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बोला था ना, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, देखो वो ना, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसी में इनिशियल कंडीशन को भी पुट कर दे रहा है। बट जब आप नॉर्मली करते हो तो ऐसे नहीं करते हो, है ना। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि हम पहले एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें इनिशियल कंडीशन की कोई बात नहीं होती है। अगर आपको क्लास 12 अपना याद है, तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, एंड फिर उसके बाद उसमें इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, फिर वो कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, एंड देन वी से कि दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, जिसमें हमको इंटरेस्ट है अपने इनिशियल कंडीशन के बेस्ड पे। बट लैप्लास क्या कर रहा है, लैप्लास क्या कर रहा है, वो जिस स्टेप में सॉल्व करता है उसी स्टेप में इनिशियल वैल्यू को भी काउंट कर लेता है। तो इससे मैं बताया ना क्या फायदा होता है, आपका टाइम बचता है, आपका मेमोरी बचता है ना। तो ये फायदा है इसका। ओके, तो समझ में आया आपको, आई होप सो अच्छा लगा होगा, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस मैं ये नहीं चाहता कि आप बस इसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मैं चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली समझो कि आप क्यों पढ़ रहे हो। बोला था ना मैंने 2 फैक्टर, है ना, मेरे पढ़ाने में हमेशा 2 चीज रहता है, वाई और हाउ। मैं कुछ भी पढ़ाऊँ आपको, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, आपको ये 2 चीज का आंसर ना हमेशा आपके पास रहेगा, है ना। क्योंकि जब तक मेरे को खुद पता नहीं होता मैं क्यों पढ़ाऊंगा ना, मैं क्योंकि ऐसा फालतू टीचर्स की तरह मैं काम नहीं करना चाहता कि मेरे को खुद पता ही नहीं है कि वो होता क्यों और मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना। जनरली ऐसा होता है, अपने क्लास के टीचर वगैरह से भी कभी पूछ लो ना कि सर ये क्यों होता है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा कि अरे ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे पढ़ते तो हम भी ऐसे पढ़ते। तो उसमें क्या होता है ना कि टीचर ना एफर्ट नहीं कर रहा है ना, टीचर अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, उसको पता होना चाहिए। अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको एक स्टूडेंट से उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। डेफिनेट सा बात है, उसको सब कुछ पता नहीं हो सकता है ना, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता है, बट एटलीस्ट जो वो पढ़ा रहा है उस फील्ड में उसका नॉलेज एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मैं फील करता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ करते हैं, क्लियर। तो अब हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म 80% खत्म हो गया, बस छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचे, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही है एक्चुअली। अभी जो 2 टॉपिक बचा हुआ है ना, मैंने बोला जो 20% है, उसमें आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और आपका इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। एंड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इवन स्टेप फंक्शन एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को लास्ट में रखा है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से फोकस करना होगा उसमें, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।